और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। भारतीय कोस्ट गार्ड से पाकिस्तानी जहाज से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया। भारतीय शिप अग्रिम ने पाकिस्तानी जहाज पीएमएस नुसरत को 2 घंटे पीछा करने के बाद भगा दिया। पाकिस्तानी शिप भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से मछुआरों को पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन भारत की धमकी के बाद पाकिस्तानी जहाज ने मछुआरों और नाव को छोड़ दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास से पकड़ा गया है। फिलहाल वो कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है। भारतीय एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क की कोशिश कर रही हैं। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में खुफिया विभाग और अर्धसैनिक बल के अफसर भी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के बाद अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा से जुड़े कई फैसले लिए और एनआईए मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं की जांच करेगी। इन मामलों में 3 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। हालात संभालने के लिए सीएपीएफ की 50 कंपनियां मणिपुर भेजी जाएंगी। मणिपुर में तनाव पर आरएसएस ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि 19 महीने से बिगड़े हालात अब तक नहीं सुधरे। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल ही आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया था। और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र झारखंड में अब तक 1000 करोड़ रुपए बरामद होने की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में 2019 के चुनाव की तुलना में यह रकम 7 गुना अधिक है। उन्होंने भरोसा दिया कि अधिकारी अगले 2 दिनों तक कड़ी निगरानी रखेंगे। और महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादास्पद बयान दिया और कहा है कि बीजेपी आरएसएस समाज के लिए जहर की तरह है। ऐसे जहरीले सांप को मारना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान को नफरत की पराकाष्ठा बताया। और दिल्ली में पेड़ों की कटाई से जुड़ी सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि नालसा के एक कार्यक्रम में उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। पेड़ों की कटाई को लेकर डीडीए के खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है। डीडीए के अध्यक्ष उपराज्यपाल होते हैं। और झांसी अस्पताल अग्निकांड में 10 मासूमों की मौत के बाद लखनऊ में 80 हॉस्पिटल को दमकल विभाग ने नोटिस भेजा। विभाग ने बताया कि सुरक्षा मानकों के लिहाज से लखनऊ में 906 अस्पतालों और भवनों को चिन्हित किया गया है। और फिक्र में आपको आज 2 पड़ोसी देशों का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा दिखाते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पीओके में होने वाले प्रदर्शनों पर तालिबानी फरमान जारी किया है। आजादी आजादी के नारों पर पहरा बिठा दिया और नया कानून न मानने वालों को 7 साल जेल की कड़ी सजा का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी सत्ता के 100 दिन पूरे होने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को लेकर झूठ बोल दिया और बड़ी ही बेशर्मी से दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर प्रचारित किया गया। ऐसे में आज हम फिक्र में बारी बारी से दोनों ही पड़ोसी देशों का यह एजेंडा बेनकाब करेंगे और शुरुआत बांग्लादेश से करेंगे, जहां आज मोहम्मद यूनुस को हमारे कुछ तीखे सवालों का जवाब देना होगा। क्या नकली शांतिदूत मोहम्मद यूनुस सेलेक्टिव चश्मा पहनते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से हिंदुओं पर होने वाले हमले नहीं दिखाई देते? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से हिंदुओं के तोड़े गए मंदिर नहीं दिखते? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से इस्कॉन भक्तों को काट डालो वाला नारा नहीं सुनाई देता? और क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से सिर्फ जमाते इस्लामी की बात ही सही लगती है? मोहम्मद यूनुस फिक्र के कटघरे में हैं और इसकी वजह वो खुद हैं। सुनिए अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में किस तरह झूठ बोला। सुना आपने मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध लगातार हो रही हिंसा को मामूली घटना बताकर रफा दफा कर दिया। अब यहां कुछ बातें हैं जो मोहम्मद यूनुस को पूछी जानी चाहिए। या तो मोहम्मद यूनुस बहुत भोले हैं और उन्हें उनके करीबी लोग और अधिकारी ही अल्पसंख्यक समुदाय से होने वाली हिंसा का सच नहीं बताते, या फिर मोहम्मद यूनुस एक्स्ट्रा चालाक है जो ठीक उसी तरह से बातें कर रहे हैं जैसे एयर कंडीशन रूम में ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कोई सजावटी नेता बिना विषय को समझे बड़े मामले पर बयान देता है। मोहम्मद यूनुस को इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनके देश में अल्पसंख्यकों को कितनी कट्टरता का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कट्टर इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी के वैचारिक फिल्टर वाला सियासी चश्मा पहना हुआ है। इस चश्मे से खुलेआम हिंदुओं के घर और मंदिर
उजाड़ने वाले जमात के कार्यकर्ता देशभक्त दिखते हैं और हिंदुओं के आरोप बेबुनियाद लगते हैं। वरना आप सोचिए, क्या दुनिया भर के मीडिया में छपी ये बातें मोहम्मद यूनुस को नहीं मालूम होंगी कि बीते 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के 2000 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडालों में हमले के 35 मामले सामने आए। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने बताया था कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने 48 जिलों की 278 लोकेशंस पर बहुसंख्यक आबादी के हमलों का सामना किया है। हमने इसी शो में मोहम्मद यूनुस का सच से सामना कराने के लिए हिंसा के वीडियो सबूत कई बार दिखाए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी से बेइंतहा प्रेम करने वाले मोहम्मद यूनुस में शायद सच का सामना करने की हिम्मत नहीं। नवंबर में इस्कॉन भक्तों को मार डालने की धमकी। नवंबर में ही कई हिंदू घरों पर बांग्लादेश की पुलिस का हमला। अक्टूबर में कई दुर्गा पंडालों पर हमले। सितंबर में एक हिंदू युवक की ईश निंदा में हत्या। अगस्त में मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में हमला। इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था। अगस्त में दिनाजपुर में कई हिंदुओं के घर जला दिए। बांग्लादेश में हिंदू टीचरों से जबरन लिया गया इस्तीफा। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं और मोहम्मद यूनुस का झूठ बेनकाब हुआ। वैसे बांग्लादेश से हमारे पास 2 और बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि शांतिदूत मोहम्मद यूनुस को हिंसा के अलावा शायद हथियार भी पसंद हैं। हिंसा के अलावा हथियार भी पसंद हैं। हथियारों के दम पर ही तो सत्ता पर काबिज हुए हैं, यह भी कहा जाता है लोगों की तरफ से। इसीलिए पाकिस्तान से हथियारों की बड़ी खेप बांग्लादेश पहुंची है और वो इन हथियारों से सेना को मजबूती देना चाहते हैं। दूसरी खबर यह है कि यूनुस ने अपनी ही जनता से छल किया है। असल में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया। इसमें उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि अंतरिम सरकार देश में निष्पक्ष चुनाव करवाकर जनता की चुनी हुई सरकार को सत्ता कब सौंपेगी। इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया और कहा कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 4 साल से अधिक नहीं होगा। इसके बाद देश में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब 4 साल तक वो स्थिति बहाली के नाम पर बांग्लादेश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखेंगे और सत्ता की मलाई का सेवन करते हुए जमात और पाकिस्तान का एजेंडा सेट करते रहेंगे। पीओके यानी अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अत्याचार का नया मॉडल लागू हो गया। पाकिस्तान से अलग होने के लिए मचल रही पीओके की जनता और वहां लग रहे आजादी आजादी के नारों को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सेना को बेहिसाब शक्ति दे दी। यहां के बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने राष्ट्रपति के एक कुख्यात बिल को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। पब्लिक ऑर्डर एंड पीसफुल असेंबली बिल 2024 नाम का यह अध्यादेश इस्लामाबाद में गैर कानूनी तरीके से होने वाले प्रदर्शन पर लगाया गया था। इसके वहां पास होते ही इस बिल को तुरंत पीओके में लागू कर दिया। इसके तहत पीओके में अब सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक दल, संगठन और यूनियन ही प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए बाकायदा डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी भी लेनी होगी, यानी उन्हें प्रदर्शन वाले दिन से 1 हफ्ता पहले ही एनओसी भी लेनी होगी। वहां बिना रजिस्ट्रेशन वाले संगठनों ने अगर भीड़ जुटाई या प्रदर्शन किया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार होंगे कि वो प्रदर्शनकारियों पर भारी जुर्माना लगा सके, अधिकतम 7 साल तक की जेल की सजा सुना सके और 3 से 10 दिन तक ऐसे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखने का हुक्म भी दे सकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए नए कानून में यह भी लिखा है कि प्रदर्शनकारी किसी भी किस्म का हथियार नहीं लाएंगे,
लाठी डंडे साथ में नहीं रखेंगे और भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। ऐसा करने पर इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। असल में सच ये है कि ये नया और अत्याचारी कानून पीओके के आम लोगों पर और ज्यादा दमन करने के लिए लाया गया है और वहां की जनता ये सच जान भी चुकी है। इसीलिए मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक इस कानून के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भी भड़क उठी। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने पिछले 77 वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है। यहां के लोगों के साथ दोयम दर्जे वाला सलूक होता रहा है। वो लोग भारत में विलय के लिए बेचैन हैं। आप यूं समझिए कि वहां पर बीते 6 महीने से आजादी आजादी के नारे अब हर दिन लग रहे हैं। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो के नारे और वहां की कई रैलियों में मोदी मोदी की गूंज सुनकर पाकिस्तान की सेना, वहां की हुकूमत और शहबाज शरीफ डरे हैं, भयभीत हैं और इसीलिए अब आवाज दबाने के लिए ये काला कानून लेकर आए हैं। लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम कि ये साजिशें अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। पाकिस्तान की ऐसी हरकतें जारी रहीं तो पीओके निश्चित ही उसके चंगुल से निकल जाएगा। फिक्र में महाराष्ट्र चुनाव की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और वहां से एक बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर हमला हुआ है। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख की कार पर पथराव हुआ। हमले में अनिल देशमुख घायल हो गए। पथराव में गाड़ी का कांच टूटा। नागपुर के काटोल में प्रचार से लौटते वक्त यह हमला हुआ। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। सिर से खून बह रहा है। यह वीडियो बनाया गया है वहां पर। यह चिंताजनक खबर है। गाड़ी का शीशा टूट गया है। अब राजीव हमारे साथ है। राजीव, एक एक इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था निशांत और काटोल में आखिरी चुनावी सभा थी अनिल देशमुख की, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी हैं, शरद पवार गुट के नेता हैं और हाई प्रोफाइल बड़े नेता हैं। ऐसे में जब वो चुनाव प्रचार खत्म करके नागपुर के काटोल से वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान उनकी गाड़ी को कुछ अज्ञात लोगों ने टारगेट किया, उस पर पथराव किया और ये बताया जा रहा है कि कई लोग थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंटेंशनली जानबूझकर कुछ लोगों ने अनिल देशमुख को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये राजनीतिक मंशा से किया गया या इसके पीछे कोई और वजह है, उसको लेकर अभी पुलिस का कहना है कि शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी अनिल देशमुख का बयान लेना बाकी है। कौन लोग थे, क्या वो उसमें से किसी शख्स को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन जो घटना हुई है, चूंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर इस तरह का हमला होना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जरूर उठाता है। और हाल के दिनों में जिस तरह से चुनाव प्रचार में बयानबाजी, जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव। आज महाराष्ट्र में 4 घंटे पहले प्रचार का शोर थम गया। 20 तारीख को वहां वोट डाले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट के मैदान में जैसे आखिरी ओवर में छक्के चौके लगते हैं, उसी तरह प्रचार के आखिरी ओवर में नारों के लंबे लंबे शॉट्स लगे। अब मैन ऑफ द मैच और विनर का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन आज वहां क्या कुछ हुआ उस पर हमने आपके लिए 4 खबरों वाली एक फाइल तैयार की है। देखिए, पहली खबर है राहुल गांधी की तिजोरी। ये ऐसी तिजोरी है जिसे खोलने पर प्रधानमंत्री के "एक है तो सेफ है" वाले नारे पर कटाक्ष करते हुए 2 पोस्टर निकले। दूसरी खबर में महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार हैं, जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी उनसे पंगा ना ले। तीसरे हिस्से में हम उद्धव ठाकरे की वो धमकी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि मुंबई में कुछ हुआ तो काट देंगे। इसे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब माना जा रहा है। और इनके अलावा आपको महाराष्ट्र चुनाव के वो फैक्टर बताएंगे जिनका असर 23 तारीख को पता चलेगा और इन्हीं से राज्य में अगले 5 साल की दिशा तय होने वाली है। शुरुआत खुला लॉकर निकला पोस्टर के साथ करते हैं, जिसमें "एक है तो सेफ है" का जवाब है। आज मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह हिस्सा बहुत ट्रेंड कर रहा है। आप इसे का एक एक फ्रेम गौर से देखिएगा। राहुल पत्रकारों से बात कर रहे हैं। इसके बाद सवालों का सेशन शुरू होने वाला था कि तभी वो रुके, थोड़ा मुड़े और पूछा वो क्या नारा था जो मोदी ने दिया। जवाब आया "एक है तो सेफ है"। अब यहीं पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरप्राइज आया। राहुल गांधी ने खुद मंच से कुर्सी खिसकाई। अब सबके सामने सफेद चादर से ढका एक बड़ा सा डब्बा आया। इस डब्बे से राहुल ने पर्दा उठाया और "एक है तो सेफ है" वाली पिक्चर रिलीज कर दी। ये एक तिजोरी थी। इसके बाद वो "एक है तो सेफ है" वाली तिजोरी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पत्रकारों से बात करने लगे। फिर उन्होंने तिजोरी खोली और उसमें से 2 पोस्टर निकले।
एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था और दूसरे में धारावी प्रोजेक्ट की तस्वीर लगी थी। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी ने न केवल एक है तो सेफ है का सियासी मतलब समझाया, बल्कि मुंबई में धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का भी जिक्र किया, जिनकी कंपनी को धारावी प्रोजेक्ट का ठेका मिला। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी पर राहुल गांधी का तिजोरी वाला यह तंज काफी वायरल है। इस हमले का जवाब भी आ गया। आज ही बीजेपी ने राहुल गांधी को फेक कहते हुए पोस्टर का जवाब पोस्टर के जरिए दिया है। गौतम अडानी के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की फोटो जारी की। बीजेपी ने राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के साथ अडानी के पोस्टर जारी किए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनकी तस्वीर है। इन तस्वीरों में कांग्रेस नेताओं के साथ गौतम अडानी मीटिंग और बातचीत करते दिख रहे हैं, हंसते और ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाते हुए बीजेपी ने नया नारा भी दिया, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। इसके अलावा शाम 4:30 बजे सोशल मीडिया पर भी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस के रहने से कौन कौन सेफ है और कांग्रेस अब खुद को अनसेफ महसूस करती है। कुल मिलाकर प्रचार के आखिरी दिन हर तरफ राजनीतिक आग की लपटें काफी ऊंची थी। एक है तो सेफ है। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है जी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है, और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट। यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। तो बराबर है, ये तीनों लोग यही काम कर रहे हैं हर दिन। ये अडानी को यहाँ की सारी प्रॉपर्टी देने का काम चला है। ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी बीजेपी और अडानी के रिश्तों पर कटाक्ष कर रहे हैं तो 84 साल की उम्र में शरद पवार भी कुछ कम फायर नहीं है। प्रचार के अंतिम चरण में उन्होंने अपने विरोधियों को खुली चेतावनी दी। शरद पवार ने कहा कि विरोधी किसी से भी पंगा ले लें, लेकिन मुझसे नहीं। उनको अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा उन्होंने कि अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं। सीनियर पवार ने इस मौके पर करीब 44 वर्ष पुराना किस्सा भी सुनाया। पवार ने बताया कि जब उन्हें पहली बार बड़ा धोखा मिला था तो उन्होंने विरोधियों को कैसे मात दी थी। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर आपको इसके मायने समझाते हैं। सगळ्याचा नाश करायचा, अलगे सगळ्याचा नाश करायचा, अलगे। दरअसल शरद पवार के इस दर्द के पीछे पिछले साल का वो जख्म है जो उनके भतीजे अजीत पवार ने उन्हें दिया था। पार्टी का नाम और निशान दोनों उनसे छीना गया। सियासी शतरंज में चाणक्य को भतीजे ने ही मात दे दी। अब पंगे वाली बात से यह स्पष्ट है कि वो इस चुनाव में बदला लेने के मूड में हैं। एक तरह से यह चुनाव उनकी चाणक्य वाली छवि की अग्नि परीक्षा की तरह है। ये वही पवार हैं जिन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी से टक्कर लेने का साहस दिखाया था
और विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना दी। शरद पवार से पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति सीखने की बात कहते रहे और इन्हीं शरद पवार ने वोटिंग से 2 दिन पहले अगर विरोधियों को पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है तो इसके गहरे मायने। एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार आमने सामने हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस सीधे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मुंबई में तो उद्धव ठाकरे ने नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों को साफ कहते हैं कि अगर मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। उद्धव इतने पर नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जब वो सीएम थे तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी, सब सुरक्षित थे। अब अगर मोदी जी के रहते इनको अनसेफ लग रहा है तो पहले इस्तीफा दो, फिर देखो शिवसेना कैसे काम करती है। उद्धव के इस बयान को बटेंगे तो कटेंगे का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी इस बयान पर गुस्से में। हे संकट किती मोठे आहे ते बघा। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय कि तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। यूपी के सीएम आके ये बात की ने कटोगे करके, बटोगे तो कटोगे, ये बात किसने की? उसको उसके जवाब में वो बोले कि इस तरह के महाराष्ट्र के बारे में अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको हम काटेंगे, ऐसा बोले। अरे झडलेली पानं मी फेविकॉल में परत चिपकत बसू? जो इंडी गठबंधन है जिसे वो अलग से गठबंधन महाराष्ट्र अघाड़ी करके बनाया हुआ है, उसकी करारी पराजय होने जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में आज प्रचार थम गया। 20 तारीख की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ने जी तोड़ मेहनत की। तो अब सवाल है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सरल शब्दों में हमने आपके लिए इस पर फिक्र की एक स्पेशल फाइल तैयार की है। आपकी सुविधा के लिए हमने महाराष्ट्र को 6 हिस्सों में बांटा। मराठवाड़ा, विदर्भ, ग्रेटर मुंबई, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र, इन्हीं 6 रीजन्स में कुल 288 सीटें बटी हुई हैं। अब एक एक करके आपको क्षेत्रवार मुद्दे और वोट समीकरण बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, 46 सीटों वाले मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण और किसानों की समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे जरांगे पाटिल का इस इलाके में प्रभाव माना जाता है, लेकिन उनके मैदान में नहीं होने से महाविकास अघाड़ी को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि आरक्षण पर उनका रुख महायुति सरकार के खिलाफ रहा। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां 8 में से 60 सीटें महायुति गंवा चुकी है। अगर वैसा प्रदर्शन इस चुनाव में भी रहा तो महाविकास अघाड़ी को फायदा हो सकता है। मराठवाड़ा में 28% मराठा आबादी है, जिनका झुकाव महाविकास अघाड़ी की ओर माना जा रहा है। अगर 36 सीटों वाले मुंबई की बात करें तो यहां के मुख्य मुद्दे बुनियादी ढांचे का विकास, झुग्गी, पुनर्वास और यातायात की समस्या। यहां राज ठाकरे का शिंदे गुट के खिलाफ होना महायुति को झटका दे सकता है। राज ठाकरे की नाराजगी की वजह माहिम सीट है, जहां उनके बेटे के खिलाफ शिंदे का उम्मीदवार भी खड़ा है। वैसे भी यहां करीब 30% मराठी भाषी जबकि 20% मुस्लिम आबादी है। दोनों का झुकाव एमवीए की ओर है, जबकि 25% उत्तर भारतीय बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। लेकिन राज ठाकरे के प्रभाव से कुछ बदलाव हो सकता है। 62 सीटों वाले विदर्भ में सोयाबीन और कपास की कीमतों में गिरावट बड़ा मुद्दा है, जिससे किसान नाराज है। इस इलाके में लोकसभा की 10 में से सिर्फ 3 सीटें महायुति को मिली, जबकि विधानसभा में 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। माना जाता है कि किसान, ओबीसी और दलितों का झुकाव कांग्रेस और एमवीए की ओर है। हालांकि यहां लाडकी बहन योजना से बीजेपी को फायदा मिलने के आसार हैं। सबसे ज्यादा 70 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र में हैं। यहां चीनी मिल और मराठा आरक्षण प्रमुख मुद्दे हैं। यही वो इलाका है जहां पवार परिवार का प्रभाव माना जाता है। इस बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि माहौल अजीत पवार के खिलाफ, जबकि शरद पवार के पक्ष में। यहां मराठा वोट बैंक तो एमवीए की तरफ जाता दिख रहा है, लेकिन किसान और चीनी मिल कर्मचारी स्थानीय नेताओं के हिसाब से बटे हुए हैं।
ठाणे कोंकण की 39 सीटों पर मुख्य मुद्दे मछुआरों के अधिकार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं। शिवसेना का पुराना गढ़ होने के नाते यहां शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच सीधा मुकाबला। चुनाव में शिवसेना की जीत की शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। अगर वोट बैंक की बात करें तो मराठी भाषी और मछुआरे उद्धव गुट के साथ दिख रहे हैं, जबकि उत्तर भारतीय बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। वहीं 35 सीटों वाले उत्तर महाराष्ट्र में मुख्य मुद्दों में सिंचाई परियोजनाएं और बेरोजगारी है। अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। यहां का ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस और शरद पवार के साथ दिख रहा है। अब आपको जल्दी से आबादी के हिसाब से सीट और वोट का गणित बता देते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी 38% है, जो 70 सीटों पर असर रखते हैं। 28% मराठा है का प्रभाव 160 सीटों पर है। करीब 12% मुस्लिम 38 सीटों पर है, 38 सीटों पर इनका असर होता है, जबकि इतने ही दलित 50 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में मजबूत है, जबकि महायुति महिला वोटर और शहरी इलाकों में अब भी पकड़ बनाए हुए हैं, ऐसे संकेत हैं। फिक्र में बात करते हैं पश्चिम एशिया में हुई बहुत बड़ी हलचल की। यह अचानक हुआ है और इससे दुनिया हैरान है। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई कोमा में चले गए? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हो गया है? ये सवाल पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि खमेनेई को कुछ हो गया है। दरअसल एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने शुरू हुए। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, ईरान से एक और बड़ी खबर आई, और वो है ईरान में नए सुप्रीम लीडर की ताजपोशी। अब खमेनेई के बेटे मुज्तबा खमेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आखिर अचानक खमेनेई के बेटे की ताजपोशी ईरान के नए सुप्रीम लीडर के पद पर क्यों हुई? पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध के बीच इन दो बड़े अपडेट ने हर किसी को चौंका दिया है। ईरान में पिछले 43 वर्षों से जो ताकत और हैसियत आयतुल्लाह खमेनेई की थी, वो किसी की नहीं रही। इसी बीच कई राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन खमेनेई तेहरान की सत्ता के शीर्ष पर ही रहे। ऐसे में अचानक सुप्रीम लीडर के पद पर बेटे की ताजपोशी से हर कोई चौंक गया है। क्या खमेनेई को वाकई कुछ हुआ है? क्या वाकई वो बहुत बीमार है? ये रिपोर्ट देखते हैं। पिछले 24 घंटे से दुनिया भर के सोशल मीडिया में इस तरह की तस्वीरें वायरल हैं। इन तस्वीरों में आयतुल्लाह खमेनेई को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई बहुत बीमार हैं, कोई कह रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए हैं, तो कोई कह रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इन वायरल खबरों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर आयतुल्लाह खमेनेई के बेटे मुज्तबा खमेनेई की ताजपोशी की गई है। तो क्या मुज्तबा खमेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? दरअसल जब वायरल तस्वीरों और खबरों की पड़ताल की गई तो पता चला कि जो तस्वीर दिखाकर दावा किया जा रहा है कि खमेनेई कोमा में चले गए हैं, वो तस्वीर साल 2014 की है। तब खमेनेई कुछ दिनों के लिए बीमार पड़े थे। वहीं एक दिन पहले खमेनेई का एक और वीडियो आया जिसमें वो लेबनान में ईरान के राजदूत से बात करते दिखाई दे रहे हैं, जो इजराइल के पेजर अटैक में घायल हो गए थे। लेकिन इस वीडियो की पुष्टि भी अब तक नहीं हो पाई है। यानी खमेनेई की सेहत कैसी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? इसका जवाब सिर्फ ईरान की सरकार ही दे सकती है। लेकिन सुप्रीम लीडर के पद पर की गई आयतुल्लाह के बेटे की ताजपोशी के बारे में जानते हैं। अब से आयतुल्लाह के बेटे मुज्तबा खमेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। मुज्तबा खमेनेई आयतुल्लाह खमेनेई के 6 बच्चों में दूसरे बेटे हैं। दावा है कि मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। 86 मौलवियों के इस समूह में ज्यादातर मुज्तबा खमेनेई की पसंद के ही थे। मुज्तबा खमेनेई के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कम सामने आते हैं और लो प्रोफाइल रहकर काम करना अधिक पसंद करते हैं। मुज्तबा पहली बार 2009 में दुनिया की नजर में आए थे। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला गया था। ईरानी खुफिया सरकारी एजेंसियों में उनका दबदबा माना जाता है। ईरान इराक युद्ध में मुज्तबा की अहम भूमिका रही है। ईरान सरकार में कभी भी कोई पद नहीं लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर पद पर ताजपोशी से ईरान में आयतुल्लाह खमेनेई के 43 वर्षों के शासन का अंत हो गया।
अयातुल्लाह पहले 1981 से 1989 तक यानी 8 वर्षों तक ईरान के राष्ट्रपति थे। उसके बाद 1989 से वो ईरान के सुप्रीम लीडर पद पर बने हुए थे। अब उनके बेटे मोज्तबा की सुप्रीम लीडर पद पर ताजपोशी ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिमी एशिया में भीषण युद्ध छिड़ा है और इजराइल से उसके संबंध सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। फिक्र में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस तस्वीर की जो पिछले कई घंटों में सोशल मीडिया की हेडलाइन बन चुकी है, ट्रेंड कर रही है। ये उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती जो है पेरू में एपेक समिट के दौरान अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के साथ ये हुआ है। इसकी कल्पना तो व्हाइट हाउस में बैठे सुपर पावर ब्यूरोक्रेट्स ने भी नहीं की थी। एपेक 21 देशों का समूह, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ग्रुप फोटो में बाइडेन को सबसे पीछे, वो देखिए कहां है, वो देखिए वो उधर 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 हमारे लोगों के नीचे वहां पर है बाइडेन। ये हाल है बाइडेन का। सोचिए, ये दिखाने के लिए हमने इस वीडियो को हाईलाइट करना है, पड़ा है हमें। इस तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सबसे आगे और बीचों बीच जगह दी गई। ऐसा भी नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि फ्रंट रो में न्यूजीलैंड भी है। जो बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। तब ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन बाइडेन अभी भी बचे हुए 52 दिनों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कमांडर। लेकिन पेरू जैसे छोटे से देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ यह सलूक किया है, जिसके वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पेरू में बाइडेन के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन समझिए। एपेक समिट में फोटोग्राफी के दौरान बाइडेन को पीछे खड़ा किया गया, वो कॉर्नर में, वो देखिए। ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान जिनपिंग को सबसे आगे जगह मिली। पेरू के राष्ट्रपति दीना के होस्ट थे, उन्होंने जिनपिंग को अपने साथ खड़ा किया। व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया कि अनुचित तरीके से यह तस्वीर खींची गई। व्हाइट हाउस ने बाइडेन को नजरअंदाज करने की खबर को गलत बताया। 2017 में हुई एपेक समिट में ट्रंप को ग्रुप फोटो में अगली पंक्ति में जगह मिली थी, लेकिन इन सारे तर्कों को पीछे छोड़कर ये तस्वीर जो है विमर्श की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब सत्ता जाती है और किसी राष्ट्राध्यक्ष को कुर्सी से उतरना पड़ता है तो उसकी पावर उतनी ही तेजी से डिस्चार्ज होती है जितनी तेजी से किसी पुराने मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब हम बाइडेन की बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये मत सोचिए। वैसे भी सत्ता की सीढ़ियां उतरते हुए नेता की पीठ पर तरह तरह के कटाक्ष, व्यंग और लांछन भी लगने लग जाते हैं। बाइडेन की हालत कुछ ऐसी ही है। कार्यकाल, करियर और कार्यक्षेत्र में उनका सम्मान सब कुछ तेजी से घट रहा है। ऐसी परिस्थितियां एक अलग तरह की बेचैनी पैदा करती हैं, जिसका नतीजा होता है कुछ विध्वंसक फैसले। बेचैन बाइडेन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाइडेन ने सत्ता से जाते जाते यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। यानी एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बाइडेन युद्ध को और भड़काकर ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्या सीज फायर से पहले रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण खून खराबा होगा? क्या ट्रंप के शांति वाले प्रस्ताव से पहले बाइडेन ने भीषण जंग की शुरुआत कर दी है? इसकी कई वजहें हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन अब रूस के कई बड़े शहरों को एक साथ निशाना बना सकता है। यूक्रेन अब रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक बड़े हमले कर सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की मंजूरी दे दी है। ये रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विध्वंसक अपडेट है। और अब इससे भी बड़ी खबर सुनिए। बाइडेन की मंजूरी देने के बाद यूक्रेन अटैक मोड में आ गया है। रूस के 14 मिलिट्री बेस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के टारगेट पर हैं। यूक्रेन कुर्स्क एयरफील्ड पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से हमला कर सकता है। यूक्रेन वोरोनेज और रोस्टोव एयरबेस पर भी हमले की तैयारी में है। बाइडेन और यूक्रेन की इन विध्वंसक अटैक की तैयारियों के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन का वो बयान याद दिलाया है जिसमें उन्होंने परमाणु बम से हमले की धमकी दी थी। यानी रूस ने भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अगर यूक्रेन ने अगले 24 घंटे के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले किए तो रूस की तरफ से इसका जवाब बेहद विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले
महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है, जिसमें न जाने कितनों की लाशें बह जाएंगी।